नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम जो है शास्त्रीय नृत्य की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रीय नृत्य की इस सीरीज में हम जो है लास्ट की क्लास में हमने कुचिपुड़ी डांस के ऊपर बात की, एक गहन चर्चा की और इस नृत्य के बारे में हमने बातचीत की। तो आज इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट डांस है, हमारा जो अगला डांस है दोस्तों, वो डांस है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य की आप जो है एक यानी कि अदा और एक जो है हम कहेंगे नृत्य करते हुए नर्तकी का चित्र आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो बहुत ही सुंदर डांस है और ये अपने आप में एक बहुत ही जो है यूनिक डांस है। इस डांस का जो ओरिजिन है, इस डांस का जो प्रादुर्भाव है, इस डांस की जो उत्पत्ति है, वो हम कहेंगे कि उड़ीसा से होती है। दिस डांस फॉर्म इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द उड़ीसा, विच इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। उड़ीसा इज द स्टेट विच इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। भारत के ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट का, या हम कहेंगे कि भारत के जो है पूर्वी राज्य है, और जहाँ इस पूर्वी राज्य में इस नृत्य का ओरिजिन होता है। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों से पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये जो है पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में इस नृत्य की उत्पत्ति होती है कि दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी देवदासी विच परफॉर्म द डांस इन टेम्पल्स। तो देवदासियां वो होती थी जो कि नृत्य जो है हम कहेंगे कि मंदिरों में नृत्य करती थी, और ये हमारे जो है भारत का जो है उड़ीसा के राज्य से इस नृत्य की उत्पत्ति होती है। तो आपका एग्जामिनर हमेशा जो है एक बात जरूर पूछता है कि ये जो नृत्य है वो किस राज्य से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जब भी हम इस तरह के कोई सवाल आते हैं तो हमको क्षेत्र विशेष, एरिया स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और रीजन स्पेसिफिक में भी हम कहेंगे कि ये किस जो है भाग, भारत के कौन से भाग में है। उड़ीसा भारत के पूर्वी भाग में ईस्टर्न कोस्ट की साइड में बसा हुआ पूर्वी जो है हम कहेंगे तटीय जो है इलाका, और उड़ीसा से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि उड़ीसा इसका जो है क्या है, उद्गम क्षेत्र है। अब हम कहेंगे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की नींव भरत मुनि के नाटक शास्त्र से मिलती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसे औद्र नृत्य कहा जाता है। सो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस नृत्य को क्या कहा जाता है? औद्र नृत्य कहा जाता है। कि इन भरत मुनि's नाट्य शास्त्र दिस डांस फॉर्म इज नोन बाय द नेम ऑफ औद्र नृत्य, औद्र डांस, एंड दिस डांस फॉर्म हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द नाट्य शास्त्र ऑफ द भरत मुनि। तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वही इस डांस की जो है, इस डांस की उत्पत्ति है उसी नाट्य शास्त्र से होती है। नाट्य शास्त्र में 108 प्रकार की मुद्राओं के बारे में बताया गया है, और ओडिसी डांस में लगभग हमको 108 जो है नृत्य मुद्राओं का समावेश मिलता है, हमको समायोजन मिलता है, कोऑर्डिनेशन मिलता है। तो ये बात जो है आप बिल्कुल जो है ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जब भी आपको कोई पूछे तो हम कहेंगे कि उड़ीसा से हुआ है इसकी उत्पत्ति, और दूसरा इस डांस फॉर्म या इस नृत्य का जो है ओरिजिन है वो कहाँ से लिया जाता है, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया जाता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जी हाँ मेरे दोस्तों, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस नृत्य को औद्र नृत्य कहा जाता है। और देखिए कि कितना सुंदर जो है ये मुद्रा में नर्तकी खड़ी है, और जिसने अपना एक हाथ जो है ऊपर की तरफ इस तरह कर रखा है, और दूसरी हाथ जो है यानी कि लोअर स्टोमक में इस तरह से हम कहेंगे कि रख रखा है, जो इस डांस की मुद्रा के बारे में जो हमको क्या है बताता है कि कितनी सुंदर ये जो है मुद्रा है। आगे जब हम बात करते हैं
इस नृत्य के बारे में कि ओडिसी में कलाकार विशेष मुद्राओं के साथ नृत्य प्रस्तुत करता है कि दिस डांस इज परफॉर्म थ्रू दी वेराइटी ऑफ जेस्चर, थ्रू दी वेराइटी ऑफ दी, हम कहेंगे कि के लिए प्रसिद्ध है। इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो त्रिभंग है आपका उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और हम कहेंगे कि ये जो है बेसिकली ओडिसी नृत्य अपने सर्पिल त्रिभंगी अथवा दृढ़ चकोर आसन एक यानी कि हम कहेंगे कि डांस की ये मुद्रा है, डांस का ये हम कहेंगे स्टाइल है जिस पर कंसंट्रेशन और फोकस किस पे किया जाता है, त्रिभंग पार्ट पर जो है फोकस किया जाता है। और ये इस नृत्य की विशेषता रही है। तो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि while the performer perform this dance, they concentrate, they focus on the त्रिभंग एरिया। तो त्रिभंग एरिया पर फोकस करता है which is actually assumed like a सर्पिला काइंड ऑफ एन स्ट्रक्चर और अ सरपेंट काइंड ऑफ एन स्ट्रक्चर, जो एक सरपेंट काइंड और सर्पीले आकार का या सर्प के आकार का एक स्ट्रक्चर बनाती है। और इस तरह से ये डांस जो है, डांस करने वाला इस तरह से आपको दिखता है जैसे वो सांप की तरह जो है डांस कर रहा है। ठीक है, सांप की डांस करते करते आपको जो है बिल्कुल वो जो है सरपेंट स्टाइल या सांप की मुद्रा में प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल ही सांप की तरह जो है डांस कर रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें नर्तक को एक गायक और एक ढोल वादक द्वारा साथ दिया जाता है जो पखवाज, बांसुरी, सितार बजाता है। नृत्य संचालक भी संगीतकार के साथ बैठता है और लयपूर्ण पदों को गाता है तथा अपने मंजीरों से समय ताल का ध्यान रखता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें नर्तक को एक गायक और एक ढोलक वादक द्वारा साथ दिया जाता है कि while this dance is actually performed by the dancer, it was accompanied by the हम कहेंगे कि a singer as well as a ढोलक वादक, जो एक हम कहेंगे कि एक ढोलक वादक एक ढोल बजाता है व्यक्ति और एक गाना गाता है, और गाना और ढोलक के साथ में जो नर्तक वो है वो नृत्य प्रस्तुत करता है, और जो पखवाज, बांसुरी और सितार बजाता है। ठीक है, और हम कहेंगे कि ये ढोलक के साथ साथ में पखवाज, बांसुरी और सितार भी बजाता है। नृत्य संचालक भी संगीतकार के साथ बैठता है और लयपूर्ण पदों को गाता है। जो नृत्य संचालक है, नृत्य को शुरुआत करता है, वो भी जो है यानी कि संगीतकार के साथ में बैठता है और वो लयपूर्ण जो है बद्ध होकर यानी कि रिदम में, मेलोडियस वे में ये भी जो है गीत गाता है और अपने मंजीरों से समय ताल का ध्यान रखता है। While he was playing the brass, हम कहेंगे कि मंजीरा, जो पीतल के मंजीरे जो बजाए जाते हैं वो बेसिकली इस संदर्भ में बजाए जाते हैं कि समय और ताल का ध्यान रखा जाए, तभी तो जाकर कोई चीज खूबसूरती के साथ में दिखती है। जैसे आपने देखा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब हमारे वायुयान जो है यानी कि और वायुयान और जो हमारी जो है वायु क्षेत्र में जो सेना काम करती है, ठीक है, वो जब जिस तरह से प्रदर्शन करती है तो उनका कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन हमको आसमान में दिखाई देता है। आसमान में जब हम कहेंगे कि पायलट, जो भारतीय सेना के जो पायलट हैं
वो जिस तरह से हम कहेंगे करतब और जिस तरह से वो स्टाइल को अलग अलग स्टाइल में हम कहेंगे कि वायुयान का या हम कहेंगे कि उन विमानों का जो है प्रदर्शन करते हैं, तो हमको बड़ा देखने में सुंदर लगता है। उनमें से एक ने भी मान लीजिए हल्की सी भी मिस्टेक की तो वो देखने में इतना सुंदर नहीं लगता है। तो ये भी एक डांस फॉर्म, एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें हम कहेंगे ढोलक वादक की एक अलग भूमिका है, सितार, पखवाज और बांसुरी वाले की एक अलग भूमिका है, और गीत गाने वाला है वो बेसिकली हम कहेंगे इसके साथ में ताल मिलाकर, लय मिलाकर गीत गाता है, और मंजीरा जो बजाता है वो हम कहेंगे डांसर के साथ में या जो नृत्य करता है उसके साथ में अपना जो है ताल और उसके समय के साथ, ताल जब ही मिल सकता है जब आप जो है हम कहेंगे आप और हम जब समय के साथ में हम चीज़ों को जो है उसके अनुरूप करने लगते हैं, तब वो लयबद्ध लगने लगती है, तब वो ताल में लगने लगती है। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। जैसे ओडिशा नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओडिसी डांस हैव बीन फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन में हमको जो है बेसिकली इसका उल्लेख, उसका वर्णन देखने को मिलता है। इसमें ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है, तो इस नृत्य को ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में दर्शाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्र कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है सन टेम्पल में, इसमें भी इसके जो केंद्र कक्ष है उसमें इस डांस का उल्लेख मिलता है। द सेंट्रल हॉल ऑफ द कोणार्क टेम्पल इन विच वी फाइंड दी हम कहेंगे एविडेंस ऑफ द ओडिसी डांस। तो ओडिसी डांस का हमें जो है जिक्र यहाँ पर भी देखने को मिलता है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो एक ब्रह्मेश्वर मंदिर में, एक कोणार्क मंदिर में ईसा पूर्व पहली सदी के उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों की रानी गुम्फा की मूर्ति कला में एक नर्तकी के इस नृत्य के प्रदर्शन का पता चलता है। देखो उड़ीसा में उदयगिरी की गुफाएं हैं और उदयगिरी की गुफाओं में एक नर्तकी का जो है चित्र मिलता है जो इसी डांस फॉर्म को कर रही है, इसी नृत्य को कर रही है। तो उदयगिरी की जो है गुफाएं, देखो भारत में 2 उदयगिरी की गुफाएं हैं, एक तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश में है और एक जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो दोस्तों उड़ीसा में हैं। तो उड़ीसा की उदयगिरी की गुफाओं में नर्तकी के द्वारा जो है ये डांस की जो है भावभंगिमा जो है वो प्रदर्शित कर रही है वहां पर, और ये जो है हमें चित्र वहां उदयगिरी की गुफाओं से मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही हिंदू मंदिरों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पुरातात्विक स्थलों से भी इस नृत्य का प्रमाण मिलता है। जैसे जैन धर्म का एक राजा हुआ है यानी कि उड़ीसा में, जिसका नाम था खारवेल। तो खारवेल की हाथीनाम गुफा अभिलेख था। खारवेल के हाथीनाम गुफा अभिलेख में भी इस नृत्य का जो है हम कहेंगे कि उल्लेख मिलता है, इस नृत्य का ग्लिम्स मिलता है। दी हाथीनाम केव इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेल एंड ही वाज बिलोंग फ्रॉम दी हम कहेंगे जैन सेक्ट, जैन संप्रदाय से था। और इसके जो है हम कहेंगे इस अभिलेख में भी हमको क्या मिलता है कि इस नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। अब जब हम बात करते हैं तो आप इस जो है पूरी चीज में ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि एक ब्रह्मेश्वर मंदिर में इसका उल्लेख मिलता है, दूसरा हम कहेंगे उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका उल्लेख मिलता है, और फिर हम कहेंगे उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ियों की रानी गुफा में एक मूर्ति कला जो है हमें मिलती है, जो उस मूर्ति में जो स्त्री है वो इस डांस फॉर्म को और इस डांस को जो है प्रदर्शित कर रही है। इस तरह से हमें जो है ये एविडेंस मिलते हैं, ये प्रमाण मिलते हैं। तो ये प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अलोंग विद दिस 3 हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट एविडेंस, वी फाइंड द ग्लिम्सेस ऑफ दिस एविडेंस, दिस फॉर्म ऑफ डांस एविडेंस इन द हिंदू टेम्पल एज वेल एज हम कहेंगे कि बौद्ध, इन बुद्धिज्म एज वेल एज इन जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी हमको जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इसका यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम आगे चलते हैं तो आगे हम बात करेंगे कि ओडिसी जो नृत्य हैं, ओडिसी नृत्य की
नृत्य करने वाले जो विशेष आर्टिस्ट है, जो नर्तक हैं, वो नर्तक के बारे में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से नर्तक जो है वो ओडिसी जो है नृत्य से संबंध रखते हैं या बिलोंग करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं चाहिए, ऐसी चीजों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को करते हैं, हम किसी चीज को पढ़ने लग जाते हैं, तो उसका हमको निचोड़ निकाल लेना चाहिए। फिर आपको भले ही वो कहीं से भी क्वेश्चन कर ले, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको इस क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें एक कंपोजिट तैयारी की जरूरत होती है, इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइज तैयारी की जरूरत होती है, उसके लिए हमें एक व्यवस्थित तैयारी की जरूरत होती है। तो हमने हिस्ट्री भी देखा इस डांस का, इस डांस की जो है भाव भंगिमा को भी देखा, इस डांस के रस को भी देखा, और इस डांस के अब नर्तकों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से नर्तक है और नर्तकी है जो इस डांस को करती है। जैसे मीनाती मिश्रा, बहुत बड़ा नाम है मीनाती मिश्र का, कुमकुम मोहंती, श्री गुरु मायाधर राउत, सुजाता महापात्रा, माधवी मृदल, केलू चरण महापात्र, सुरेंद्रनाथ जेना, ठीक है, शोभना सहजानन, गुरु गंगाधर प्रधान, सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह और हम कहेंगे कि मीनाती मिश्रा एक बड़े नाम है इस डांस के। फिर हम कहेंगे श्री गुरु मायाधर राउत और सुजाता महापात्रा, माधवी मृदुल, केलूचरण महापात्रा, सुरेंद्रनाथ जेना, ये जो है इस डांस के बड़े जो है नर्तक हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने पहली क्लास में ये बात कही थी कि जब भी आप जो है क्लास देखो किसी की भी, ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठ जाइए कि जो हम हाथ के हाथ कर लेते हैं वो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप जो है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना पेन और कॉपी जो है साथ लेकर बैठें। इससे क्या होगा कि आप इन फैक्चुअल चीजों को अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि जब आप जो है इनको मेमोराइज करो, इनको मगअप करो, इनको रिटेन करो, इट वुड बी इजी फॉर यू टू एक्चुअली गिव आंसर इन योर एग्जामिनेशन। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आंसर देने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और क्विक नोट्स आपके तैयार होंगे, तो वो आपका रिवीजन के लिए भी एक जो है सही आपके पास में संसाधन होंगे, जिसके माध्यम से आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं यहां से ओडिसी के बारे में बताना चाहता हूं। दिस डांस फॉर्म, ओडिसी जो डांस फॉर्म है, जैसे हमने कहा कि ये कहाँ किया जाता है, ये जो है इसका उद्गम होता है देवदासियों के द्वारा, कि दोज वुमन हु परफॉर्म दी डांस इन दी मंदिर, इन दी टेम्पल्स, जो टेम्पल्स के अंदर में डांस करती थी, उनके द्वारा इस डांस का ओरिजिन मिलता है। सो इस डांस फॉर्म इज एक्सप्रेशन ऑफ दी, हम कहेंगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज को एक्सप्रेस करते थे, ये पौराणिक कथाओं को जो है डांस के माध्यम से यानी कि लोगों तक पहुंचाने का काम था। पर आपको ये मैं बताऊं कि माइकल जैक्सन जो है 1991 में माइकल जैक्सन ने अपने जो है एक गाना ब्लैक एंड व्हाइट, उनका एक गाना आया था और अमेरिका का ये एक बहुत बड़ा जो है एल्बम था, जिसमें माइकल जैक्सन ने इस डांस की कुछ जो है यानी कि चीजें उस जो है ब्लैक एंड व्हाइट में जो है यानी कि प्रदर्शित की थी। आज आपको मैं एक अलग चीज बता रहा हूं कि माइकल जैक्सन के जो दुनिया का बहुत बड़ा डांसर माइकल जैक्सन, और ब्लैक एंड व्हाइट की जो हम कहेंगे कि ये जो एल्बम था, ये एल्बम हम कहेंगे कि रेशियल जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आया था। जो काले और गोरे का जो हम कहेंगे ये नस्ल भेद जो दुनिया में चला है और जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, इस भेद को तोड़ने के लिए, इस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट गाने को 1991 में रिलीज किया। इफ आई नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो 11 मई 1991 को 11 मई 1991 में ये गाना प्रदर्शित होता है। इस गाने में एक भारत का एकमात्र शास्त्रीय संगीत है जिसमें की अदाएं इस गाने में प्रदर्शित की गई थी। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए कितना सुंदर डांस है हमारा ये ओडिसी डांस। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं आज की सीरीज में, और आज के सीरीज में जो हमारा ये डांस है वो मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य
और आप और हम सब मणिपुर के बारे में जानते हैं कि भारत का एक राज्य है, तो इसमें से हम कहेंगे कि कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। इस नृत्य के बारे में तो कोई पूछ ले कि कहाँ से जो है ये ओरिजिन होता है या कहाँ से इसका उद्गम स्थान माना जाए, तो उद्गम स्थान इसका जो है मणिपुर राज्य से माना जाए, ठीक है। तो भारत के मणिपुर राज्य में इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ है। बिल्कुल, द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस डांस फॉर्म हैव बीन अकर्ड इन द मणिपुर स्टेट ऑफ इंडिया। तो मणिपुर जो है स्टेट है इंडिया का, वहां से इसका जो है ओरिजिन माना जाता है और वहां से इसका डेवलपमेंट माना जाता है, ठीक है। ये नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, दिस डांस फॉर्म वाज एक्चुअली फ्लरिश along with the वैष्णविज्म in 18th century। तो वैष्णविज्म जो है, भारत में जो वैष्णव संप्रदाय है उसके साथ में इस नृत्य का विकास होता है। देखिए कि जो 18वीं शताब्दी में हम कहेंगे कि 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में जो है हम कहेंगे कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चले। उस धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से पहले हमारा ये नृत्य जो है बेसिकली विकसित हो चुका था। और वैष्णव संप्रदाय उस संप्रदाय को करते हैं कि दो जो वर्शिप द लॉर्ड विष्णु, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु को मानते हैं, उसको वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त थे, वैष्णव संप्रदाय के जो हम कहेंगे कि जो संत थे, वो इस डांस को करते थे। अब जैसे मणिपुरी नृत्य मुख्यतः अपने वैष्णव थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, रास लीला के लिए जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि द बेसिक थीम ऑफ दिस डांस वाज एक्चुअली हम कहेंगे डिवाइन लव ऑफ द कृष्णा विद द हम कहेंगे राधा, और एज वेल एज हम कहेंगे कि रास लीला। तो जो रास लीला है, भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, भगवान जो यानी कि कृष्ण की जो राधा के साथ जो प्रेम है, वही प्रेम जो है इस जो है हम कहेंगे कि मणिपुर नृत्य का मुख्य थीम है। तो सेंटर क्या है इस यानी कि नृत्य का, केंद्र क्या है, किन जो है चीजों पर और किन जो है विषय पर ये नृत्य किया जाता है। तो विषय इसका क्या है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। क्योंकि देखो डांस नृत्य, शास्त्र नृत्य की यही खूबसूरती कि कुछ भी नहीं करते हो वहां पर आप एक मैसेज देते हो लोगों को, एक अपना जो है हम कहेंगे कि संदेश लोगों तक पहुंचाते हो। जो भी आपकी ऑडियंस है, उस ऑडियंस को आप कोई ना कोई मैसेज देते हो, और वो मैसेज देने का तरीका बिल्कुल अलग है। तरीका क्या है कि आप नृत्य करते हुए अपना जो है यानी कि कथाओं को, लीलाओं को, रास लीलाओं को, भगवान कृष्ण के जो डिवाइन जो लव है राधा के साथ में, जो वो प्रदर्शित जो है किया जाता है। इसके अतिरिक्त मणिपुरी नृत्य शिव, शक्ति आदि पर आधारित कथाओं पर भी होता है। देखो सेंट्रल थीम तो क्या है, सेंट्रल थीम तो है राधा कृष्ण की प्रेम लीला, रास लीला, ये तो है इसका केंद्र बिंदु। पर इसके अलावा भी हम कहेंगे कि शिव नृत्य, शिव की कथाओं पर भी ये नृत्य किया जाता है, और शक्ति की कथाओं पर भी ये नृत्य किया जाता है। और शिव तो हम कहेंगे कि नटराज की मूर्ति जो है हम सबको जो है नृत्य का जो है प्रभाव हमारे दिमाग पर छोड़ती है। जिस तरह से जब भी हम इस मूर्ति को, नटराज की मूर्ति को हम कहीं भी देखते हैं, आंखें बंद करके भी हम विजुलाइज करते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रभाव छोड़ के जाती है, एक इफेक्ट जो छोड़ के जाती है, एक इम्पैक्ट रो करके जाती है, वो नृत्य के बारे में इम्पैक्ट रो करके जाती है। तो मणिपुर नृत्य में हम कहेंगे कि इसके अतिरिक्त जो है शिव, शक्ति आदि पर आधारित जो कथाएं हैं उन पर भी डांस किया जाता है। तो आपने जो है आज ये जाना कि मणिपुरी डांस का ओरिजिन कहाँ से होता है, और मणिपुरी डांस की जो मेन थीम क्या है, वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की जो है पूजा की जाती है, उनको वैष्णव संप्रदाय बोला जाता है, और इसका केंद्र बिंदु है कृष्ण और राधा की प्रेम लीला और रास लीला। इसके अलावा शिव नृत्य और हम कहेंगे कि शक्ति की कथाओं पर भी ये नृत्य किया जाता है। अब हम बात करें, इस नृत्य में 64 प्रकार की रासों का प्रदर्शन किया जाता है। 64 जो है यानी कि रास वाज एक्चुअली एग्जिबिटेड इन दिस डांस फॉर्म। तो एग्जीबिशन जो होता है वो 64 रासों का, 64 जो रस है, उन 64
यानी कि उन रसों का जो है नृत्य के माध्यम से ऑडियंस के सामने प्रदर्शन किया जाता है। तो ये इस तरह के डांस हैं जो बहुत ही व्यवस्थित डांस हैं, जो बहुत ही ज्यादा परिष्कृत डांस है, जिसका सब्जेक्ट मैटर अपने आप में बहुत ही उम्दा है और बहुत ही एनरिच डांस है। तो ये इतना एनरिच डांस है, इतना परिष्कृत डांस है कि कोई भी व्यक्ति इसको देख रहा हो तो उसको देखते देखते वो जो है मेस्मराइजिंग हो जाता है, एक मनमोहक छवि सामने आती है बिल्कुल से। तो ये नृत्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अब इस नृत्य के बारे में आगे बात करते हैं। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र करताल है, मंजीरा है, दो मुखी ढोल है या मणिपुरी मृदंग होते हैं। तो बेसिकली हम कहेंगे कि इसमें जो वाद्य यंत्र हैं वो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए गए हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए गए करताल कहा गया है, मंजीरा किया गया है, दो मुखी ढोल जो होता है वो यूज किया गया है और मणिपुरी मृदंग जो होते हैं बड़े बड़े मृदंग होते हैं और वो मृदंग भी इसमें यूज होता है। तो ये जो है इस डांस के साथ में यानी कि डांसर को कंपनी देते हैं, ठीक है, और ज्यादा इसको जो है परिष्कृत बनाते हैं और ज्यादा इसको मनमोहक बनाते हैं और ज्यादा इसको क्या बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो ये बात हमको मालूम होनी चाहिए कि भैया कोई भी ये पूछ ले आपको कि वाद्य यंत्र कौन से हैं इस डांस में, तो वाद्य यंत्र आप यही बताओगे कि इस डांस में जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन दिस डांस, एक्चुअली हम कहेंगे कि करताल और जो है दो मुखी ढोल एंड स्पेशली द मणिपुरी मृदंग। सो अलॉन्ग विद दी हम कहेंगे कि डांसर दीज इंस्ट्रूमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन कि वी नीड टू मेमोराइज दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल जगोई और चोलोम मणिपुरी नृत्य की दो मुख्य शैलियां हैं। जगोई शैली सौम्य है जो मुख्यतः रासलीला और इस प्रकार की प्रस्तुति में मिलती है। देखो इस डांस की दो फॉर्म हैं, यानी कि हम कहेंगे कि जगोई और चोलोम। चोलोम और जगोई ये इस डांस की दो फॉर्म है। हम कहेंगे दिस डांस हैव दी टू फॉर्म, वन इज दी जगोई एंड सेकंड इज दी हम कहेंगे चोलोम। तो जगोई जो है वो सौम्य है, वो थोड़ी सी हम कहेंगे कि सोफिस्टिकेटेड है, वो थोड़ी सी डेलिकेटेड है, वो थोड़ी सी कोमल है और इसमें हम कहेंगे कि रासलीला और इस प्रकार की प्रस्तुतियों में मिलती है। तो ये जो जगोई जो फॉर्म है डांस की, ये जगोई फॉर्म जो है हमको जो है रासलीला में जो भगवान कृष्ण की जो रासलीला का जो प्रदर्शन किया जाता है उसमें जगोई शैली में डांस किया जाता है। सो जगोई शैली वाज और जगोई हम कहेंगे स्टाइल वाज यूज इन द रासलीला बिकॉज इट वाज अ वेरी डेलिकेटेड, इट इज द सॉफ्ट साइड ऑफ दिस डांस। ये डांस का एक सॉफ्ट साइड है, इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द सॉफ्ट साइड ऑफ द डांस। तो ये डांस के जो है सॉफ्ट साइड को रिफ्लेक्ट करता है और जो सॉफ्ट साइड को रिफ्लेक्ट करता है वो मणिपुरी डांस में क्या कहलाता है, जगोई कहलाता है। और जैसे हमने बात किया कि हमने पहले भी जो है इस लेक्चर की सीरीज में हम बात कर चुके हैं कि तांडव और लास्य। जो लास्य क्या था बेसिकली, इसको आप तो ऐसे लास्य की तरह लेकर चलो। लास्य बेसिकली क्या था, डेलिकेटेड था, जो स्त्री चित्त जो है यानी कि नृत्य था और स्त्री चित्त नृत्य था तो वो कोमल था, ठीक है, और वो जो है यानी कि लयबद्ध था और वो डांस का क्या था, एक जो है सॉफ्ट साइड था। तो इसमें एक अलग नाम मिलता है हमको जो जगोई मिलता है। जगोई क्या है, इस डांस का सॉफ्ट साइड। अब हम आ जाते हैं जबकि चोलोम जो है जोशीला, जिन्हें संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्व से संबंधित माना जाता है। आगे ना बात देखो कि जो यानी कि हम कहेंगे चोलोम है वो जोशीला है, थोड़ा सा हम कहेंगे कि बोल्ड साइड है डांस की। तो चोलोम इज रिफ्लेक्टिंग द बोल्ड साइड ऑफ द डांस और वो थोड़ा निर्भीक है, वीरोचित है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जिस तरह से हमने तांडव और लास्य से बात की और उसी से ये जो है संबंध स्थापित करता है। इसमें एक ड्रम के आकार का स्कर्ट नीचे की ओर कलाकार द्वारा पहना जाता है। कलाकार जो होता है वो एक बिल्कुल ही घेरदार जो है यानी कि स्कर्ट पहनता है, ड्रम की तरह एक स्कर्ट पहनता है, विच लुक्स मोर ब्यूटीफुल, विच लुक्स हम कहेंगे कि यानी कि मेस्मराइजिंग, विच लुक्स हम कहेंगे कि ऑसम, जो बहुत ही ऑसम, बहुत ही वाव वाली फीलिंग जो आपको देता है, वो इस डांस के जो है हम कहेंगे जो अटायर है, इस डांस में जो पहनने जाने वाले कपड़े हैं उससे आपको जो है यानी कि ये डांस जो है करने वाला
और भी ज्यादा जो है निखर कर आपके सामने आता है, जिसमें हम एक कहेंगे ड्रम आकार का एक स्कर्ट पहना होता है, ठीक है, कलाकार के द्वारा। और आपको मैं बताऊं कि ये जो मणिपुरी डांस है इसके लिए एक कहानी चलती है। वो कहानी क्या चलती है कि मिताई जनजाति के जो लोग, मणिपुरी में जो मिताई जनजाति के लोग हैं, उनका ये मानना है कि जब ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, जब भगवान ने जो पृथ्वी बनाई, तो पिंड के समान जो है पृथ्वी बनाई, ठीक है, एक पिंड रख दिया गया। तो बेसिकली फिर जो है 7 जो है आर्टिस्ट जो होते हैं, 7 जो व्यक्ति जो होते हैं, इन्होंने जो है बेसिकली अपने कोमल पांवों से इस धरती को चिकना किया और जो है नृत्य करते हुए कोमल पांवों से जो है इस पिंड को चिकना किया, ठीक है, और इस पिंड को जो है फैलाने का काम किया। तो आप समझ रहे हो इस डांस की एक बहुत जो है यानी कि खूबसूरती क्या है, इसमें पांवों को बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे रखा जाता है, कोमलता से रखा जाता है, बहुत ही कोमलता से रखा जाता है। सो ये जो है बेसिकली मिताई जो वहां की जनजाति है उसका ये मानना है कि एक पिंड के समान जो है पृथ्वी को बनाया गया। पिंड पर जो है 7 लोगों ने नृत्य किया और 7 लोगों ने जब नृत्य किया तो उन्होंने बहुत कोमलता से पांव को रखा, तो इस धरती को जो है यानी कि चिकना बनाया और इस धरती को फैलाया। तो ये जो है हमारे जो है यानी कि हर रीजन में, हर क्षेत्र में कहानियां हमेशा से जुड़ी होती है, फोकलोर हमेशा से जुड़ी होती है, और ये फोकलोर ही इन सब चीजों को ब्यूटीफुल बनाती है, इन सब चीजों को बहुत सुंदर बनाती है। अगर हमारे जीवन में ये कहानियां नहीं हो तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल भी जो है क्या है, नीरस हो जाएगा। इट्स बिकम मोनो यानी कि मोनोटोनस, तो एक मोनोटोनी क्रिएट हो जाएगी लाइफ में। तो ये इस डांस की जो है यानी कि एक बहुत ही बड़ी जो है हम कहेंगे कि विशेषता है कि आर्टिस्ट के द्वारा, नर्तक के द्वारा बहुत ही धीरे से जो है कदम रखे जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया जोगई और चोलम इसकी जो है 2 बड़ी शैली है डांस की। आगे की तरफ चलते हैं। मणिपुरी डांस के जो हम कहेंगे कि जो नर्तक हैं, जो यानी कि आर्टिस्ट हैं, उन आर्टिस्टों के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। गुरु विपिन सिंह, ठीक है, दर्शन जावेरी, जावेरी बहनें बहुत इंपॉर्टेंट, जावेरी सिस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, देवजानी चालिहा, अमला शंकर, राजकुमार सिंह जीत सिंह। तो राजकुमार सिंह जीत सिंह और ये जो है बेसिकली हम कहेंगे कि ये जो है आर्टिस्ट है, ये मुख्य रूप से नर्तक हैं और नर्तिकाएं हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल पूछे जाते हैं तो हमको पीछे कभी हटना नहीं है। और जब तक हम साथ हैं तब तक तो आपका कोई सवाल गलत होगा नहीं। बस आपको जो है यानी कि हमेशा इन चीज़ों को देखना है, मेरे साथ बने रहना है, और ताकि धीरे 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 हमारा सारा काम भी हो जाएगा। तो हमने इसके हिस्ट्री के एस्पेक्ट को भी देखा कि इतिहास में ये जो है नृत्य क्या था, और इस नृत्य की मुख्य जो है थीम क्या है, और इस नृत्य की जो 2 शैलियां हैं जगोई और जो है चोलोम, ये क्या है, और जगोई और चोलोम जो है तांडव और लास्य से जैसा ही संबंध रखती है। और इस डांस फॉर्म में हमने जैसे बात की कि पाँवों को बहुत धीरे धीरे रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले डांस की तरफ, मोहिनी अट्टम नृत्य। जी हाँ मेरे दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है कि मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 प्रमुख शास्त्र नृत्यों में से एक है, ठीक है। तो केरल नृत्यों में हम कहेंगे कि केरल में 2 शास्त्र नृत्य, उनमें से हम कहेंगे कि मोहिनी अट्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है शास्त्र नृत्य है। और भारत के किस जो है राज्य से इसका उद्भव होता है, भारत के केरल राज्य से इसका उद्भव होता है। सो इफ समबडी आस्क कि फ्रॉम विच स्टेट ऑफ, यानी कि फ्रॉम मोहिनी अट्टम इज बिलोंग टू द विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो मोहिनी अट्टम डांस इज बिलोंग टू द केरल स्टेट ऑफ इंडिया, और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में किया जाता था। अगेन दिस इज परफॉर्म इन दी हम कहेंगे टेम्पल्स ऑफ दी केरल। केरल के टेम्पल्स में इसको परफॉर्म किया जाता था, यानी कि आर्टिस्टों के द्वारा, या हम कहेंगे कि वहां की दासियों के द्वारा, देवदासियों के द्वारा ये जो है मंदिरों के प्रांगण में, मंदिरों के प्रमाइसेस में इसको परफॉर्म किया जाता था।
इस नृत्य में भारतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व शामिल। वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डू मेमोराइज इट। इसको आप ध्यान रखिए कि इन दिस डांस फॉर्म वी फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द भरतनाट्यम एज वेल एज द कथकली। सो कथकली, द डांस एलिमेंट्स ऑफ द कथकली, द डांस एलिमेंट ऑफ द भरतनाट्यम, यानी कि फाउंड इन दी मोहिनी अट्टम डांस, जो कि मोहिनी अट्टम डांस में हमको इन दोनों के तत्व, इन दोनों के जो है हम कहेंगे कि हल्का हल्के जो स्वरूप जो है वो देखने को मिलते हैं। मोहिनी अट्टम का प्रथम संदर्भ मांझा मंगलम नारायण नंबूदिरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है, जो 16वीं शताब्दी में रचा गया है। प्रथम संदर्भ जो है मांझा मंगलम, जो नारायण नंबूदिरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है। देखो, मांझा मंगलम एक किताब है। मांझा मंगलम जो है बेसिकली नारायण नंबूदिरी जो थे, उन्होंने इसको संकल्पित किया गया था, संकल्पित किया। तो इनके द्वारा ये जो किताब लिखी गई थी, और इसी किताब में इसका जो है संदर्भ, इसका रेफरेंस हमको मिलता है। तो फर्स्ट टाइम द एंशिएंट रेफरेंस ऑफ द मोहिनी अट्टम डांस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द मांझा मंगलम और विच वाज कंपोज बाय नारायण नंबूदिरी, और इसको हम 16वीं शताब्दी में रचा हुआ मानते हैं। 16th सेंचुरी की या 16वीं शताब्दी की ये रचना है। और अब हम जैसे बात करते हैं तो इसमें हमने दो बातें देखने को मिली कि एक तो एक केरल राज्य में इसका उद्गम मिलता है, दूसरा हम कहेंगे कथकली में जो है भरतनाट्यम और कथकली, मोहिनी अट्टम में भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व शामिल है। और जो ये किताब है मांझा मंगलम, ये नारायण नंबूदिरी की किताब है, इसमें हमको इसका रेफरेंस मिलता है। तो आज के बाद में आपको घबराना नहीं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएं, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज वी डू द कंप्लीट एनालिसिस, हम करते हैं कंप्लीट एनालिसिस, और कंप्लीट एनालिसिस में हमको मजा भी आता है पढ़ने में, और हमको कुछ चीजें जब ध्यान रहती है तो हम जो है बहुत सारी चीजें जो है अपने आप ही जो है यानी कि मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। मोहिनी अट्टम भगवान जो है, भगवान मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है, जिस वजह से इसे मोहिनी अट्टम कहा गया। क्योंकि आपको सब पता है कि मोहिनी जो अवतार भगवान विष्णु ने इसलिए लिया था कि देवता और असुरों के बीच में एक लड़ाई होती है, एक स्ट्रगल होता है, और वो किसके लिए होता है? अमृत के लिए इसका यानी कि स्ट्रगल होता है। जब अमृत के लिए स्ट्रगल होता है तो भगवान जो कृष्ण हैं वो मोहिनी अवतार लेकर जो है यानी कि दैत्यों से, राक्षसों से जो है यानी कि हम कहेंगे कि जो अमृत का कलश है उसको छीनते हैं। तो ये कथा तो हमारे घरों में हम हर जगह बचपन से वे सुनते हुए आ रहे हैं। तो इसी पर आधारित जो है मोहिनी अट्टम जो है डांस है। मोहिनी अट्टम नृत्य की एक विशेषता ये भी है कि इसे केवल महिला कलाकार द्वारा ही किया जाता है। ये एक बहुत ही कठिन नृत्य शैली है कि दिस इज दी हम कहेंगे फीचर ऑफ दिस डांस फॉर्म, इट इज परफॉर्म बाय ओनली दी हम कहेंगे कि वुमन आर्टिस्ट। तो वुमन आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है, और इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डांस स्टाइल। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस स्टाइल है, डांस फॉर्म है जो जटिल है, बहुत इजी नहीं है इसको करना। वैसे तो कोई भी जो शास्त्र नृत्य जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको करना जो है आसान नहीं है। उसके लिए हम कहेंगे सदियों की मेहनत चाहिए और जो है वर्षों की मेहनत चाहिए, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वर्षों की मेहनत चाहिए, ठीक है। और वर्षों की मेहनत के बाद ही एक आर्टिस्ट जो है इस डांस को परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि सदियों से ये डांस क्या हो रहे हैं, परिष्कृत हो रहे हैं। तो उसके लिए वर्ष तो चाहिए, आपको सीखने के लिए कुछ वर्ष तो चाहिए इस डांस में पारंगत होने के लिए। अब हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य का प्रारंभ चोल केतु के गायन के साथ शुरू होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले गीत मुख्यतः मणिपर्व नामक भाषा में होते हैं, जो संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनी है। तो जी हाँ कि दिस डांस इज स्टार्टेड बाय दी हम कहेंगे कि चोलुकेतु सॉन्ग। चोलुकेतु सॉन्ग के साथ में इस डांस का शुरुआत होती है। एक सॉन्ग है, ये गायन शैली है
और इसी गायन शैली और चालुक्य गायन से जो है बेसिकली क्या होता है, ये डांस की शुरुआत होती है। जब आर्टिस्ट इस डांस की शुरुआत करता है तो ये पहले जो है गाया जाता है, फिर ये डांस किया जाता है। मतलब इसी के साथ में गाते गाते इसके साथ में डांस की शुरुआत होती है। इस्तेमाल होने वाले गीत मुख्यतः मणिपर्व नामक भाषा में होते हैं। जो गीत जो गाए जाते हैं, जो सॉन्ग जो है रिसाइट किए जाते हैं, द सॉन्ग विच रिसाइट इन दिस डांस was in हम कहेंगे कि मणिपर्व लैंग्वेज, एंड दिस मणिपर्व लैंग्वेज इज अ मिक्स ऑफ दी हम कहेंगे संस्कृत एज वेल एज दी मलयालम लैंग्वेज। तो ये जो है बेसिकली मणिपर्व जो लैंग्वेज है, जो इसमें गीत गाए जाते हैं वो मणिपर्व भाषा में गाए जाते हैं। और ये जो मणिपर्व भाषा है वो किसका मिश्रित स्वरूप है, वो संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनी हुई भाषा है। ठीक है, तो ये सुंदर है, बहुत सुंदर है, यानी कि सुनने में सुंदर है। हालांकि आपको और हमको जो है बहुत कम समझ में आता है, जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ दी हम कहेंगे कि नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। नॉलेज की जो है नॉलेज है हमारे पास में लैंग्वेज की, वो बहुत कम है, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य क्या क्या है, तो संगीत वाद्य इसमें कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? एडक्का ताल वाद्य, ठीक है, मृदंगम, वीणा, बांसुरी, कुजी तालम या सिंबल। तो ये सिंबल, कुजी तालम, बांसुरी, वीणा, मृदंगम और जो है एडक्का ताल वाद्य, ये जो है बेसिकली इसमें जो है यानी कि इसके साथ में वाद्य यंत्र जो है यूज किए जाते हैं। तो वाद्य यंत्र देखो नाम थोड़े कठिन है, एडक्का ताल वाद्य, मृदंगम, वीणा, बांसुरी, कुजी तालम या हम कहेंगे सिंबल। तो ये जो है बेसिकली इसके साथ में इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आगे जब हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम में कनक रेले, जयप्रभा मेनन, कल्याणी कुट्टी अम्मा, शोभना, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, थंका मणि, कलामंडलम हिमावती, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये इतने जो है यानी कि इसके डांसर्स हैं, नर्तकी है, ये नर्तिकाएं हैं। और ये नर्तिकाएं जो हैं बेसिकली हम कहेंगे कि ये डांस करती है। जैसे हम और आप सब जानते हैं कि द मेन फीचर ऑफ दिस डांस इज एक्चुअली दिस डांस इज परफॉर्म बाय दी फीमेल आर्टिस्ट। ये फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है ये डांस, और जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये डांस। ठीक है, मृदंगम, बांसुरी, ठीक है, एडक्का ताल वाद्य यंत्र और जो है ये यूज किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम जो है भगवान जो है यानी कि कृष्ण का मोहिनी अवतार के रूप में जो अवतार हुआ उनका, और वो किसके लिए हम कहेंगे कि देवता और जो है दानवों के बीच में यानी कि अमृत को लेकर लड़ाई होती है, और इसी के लिए भगवान जो है कृष्ण ने मोहिनी रूप लिया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। हमारा यानी कि सत्रिया नृत्य जो है ये असम का नृत्य है, जिसको हम असम कहते हैं। तो असम का ये नृत्य है, ठीक है, और असम का नृत्य जो है हम कहेंगे 15वीं सदी के असम के सत्राओं यानी कि मठों में, मठ को कहते हैं सत्राओं। सत्र जो है यानी कि हम कहेंगे सत्रिय किसे कहा जाता है, बेसिकली सत्र कहा जाता है मठ को, और जो मठों में डांस करते हैं और उनको सत्रियाओं कहा जाता है। ठीक है, तो मठ को क्या कहा गया, यानी कि सत्राओं कहा गया, और सत्राओं में वैष्णवों के बीच इस नृत्य कला का जन्म होता है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि मठों में इस कला का जन्म होता है और मठों को सत्राओं कहा गया। ठीक है, और सत्राओं कहा गया, और इसलिए इस डांस की जो थीम होती है वो वैष्णव संप्रदाय की जो है मानी जाती है, यानी भगवान विष्णु की आराधना करने वालों को वैष्णव संप्रदाय के लोग कहा जाता है। तो ये भगवान विष्णु की या कृष्ण लीलाओं, रास लीलाओं पर डांस किया जाता है, और असम में इस डांस का ओरिजिन होता है। असम के मठों को सत्र कहा जाता है, और इसमें जो डांस फॉर्म जो इजात हुआ, इसमें हम कहेंगे जो नृत्य इजात हुआ उसको जो है सत्रिया नृत्य कहा गया। कभी कभी राम सीता के कथाओं पर आधारित होता है। सत्रिया नृत्य जब कथा नृत्य
व संवाद का समन्वय है। तो ये जो है बेसिकली इसके साथ में कभी कभी जो है हम कहेंगे कि राम सीता की कथाओं पर आधारित ये नृत्य होता है। तो कभी कभी इसकी थीम क्या होती है कि राम सीता की जो कथा है, सीता राम जो हमारे जो है भगवान राम हैं, सीता हैं, माता सीता हैं, इनकी कथाओं पर भी ये नृत्य किया जाता है। और इट इज हम कहेंगे कि डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ दी, यानी कि डायलॉग्स, डांस, स्टोरीज एंड हम कहेंगे रिसाइटिंग। तो जप और कथा और जो है नृत्य संवाद का समन्वय है। तो ये नृत्य में संवाद भी है, यानी कि डायलॉग्स भी है इस नृत्य में। इस नृत्य में हम कहेंगे कि कथा भी, स्टोरी तो है ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथाओं पर ये डांस किया जाता है। और कभी कभी जैसे हमने अभी पढ़ा कि सीताराम की कथाओं पर भी या राम सीता की कथाओं पर भी डांस किया जाता है। ठीक है। 15वीं शक्ति में भक्ति काल में संत और समाज सुधारक शंकर देव द्वारा प्रचारित वैष्णव और उनके शिष्य माधव देव ने मठों में अंकिया नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रिया नृत्य को विकसित किया। अंकिया नाट मतलब एक तरह का हम कहेंगे कि सिंबॉलिक डांस है, एक इंगित करने वाला डांस है। और ये अंकिया नृत्य करते थे। अंकिया नृत्य हम कहेंगे कि जो है, यानी कि हम कहेंगे कि बॉडी के कुछ कुछ भागों को प्रदर्शन किया जाता है, बॉडी का कुछ कुछ भागों से जो है यानी कि इंगित करके नृत्य किया जाता है। और इसी सत्रिया नृत्य से सत्रिया नृत्य की जो है बेसिकली हम कहेंगे का विकास होता है। इसी अंकिया नाट से जो है बेसिकली किसका विकास होता है? सत्रिया नृत्य का विकास होता है। यह नृत्य आज भी असम के वैष्णव मठ में जीवित है। आज भी आप जो है वैष्णव जो मठ है वहां पर, जिसको सतारा कहा जाता है, इन सताराओं में, इन मठों में बेसिकली ये जो है आज भी आपको देखने को मिलता है। और जो व्यक्ति जो एक बड़े जो है यानी कि सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और बड़े सेंट रहे हैं, बहुत बड़े हर्मिट रहे हैं, बहुत बड़े जो संत रहे हैं, उनका नाम था शंकर देव। और शंकर देव के शिष्य माधव देव ने इस नृत्य का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, 15वीं शताब्दी में। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। इससे पहले केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, परंतु अब इसे स्त्रियों द्वारा भी किया जाने लगा है। फर्स्ट हम कहेंगे कि फॉर्मर इट इज ओनली परफॉर्म बाय दी फीमेल आर्टिस्ट, नाउ इट इज परफॉर्म बाय दी फॉर्मर इट इज परफॉर्म बाय दी मेल आर्टिस्ट, नाउ इट इज परफॉर्म बाय दी मेल एंड फीमेल टू। अब जो है महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था। तो पहले ये जो है किसके द्वारा किया जाता था? सिर्फ पुरुषों के द्वारा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता था। अब स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को इस नृत्य शैली को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। तो अगर आपको ये पूछ ले कि सबसे बाद में किस नृत्य को यानी कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, विच हम कहेंगे कि डांस फॉर्म is given the classical dance form of India by the Sangeet Natak Akademi in 2000, then your answer must be this is the Satriya Nritya belong from the Assam। और असम के यानी कि हम कहेंगे सत्रिया नृत्य को जो है दिया गया यानी कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया बाई होम हम कहेंगे बाई द संगीत नाटक अकादमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस संगीत नाटक अकादमी ने सबसे अंतिम रूप से इसी नृत्य को क्या है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। और ये जो है हम आज इस सीरीज में पूरी बात कर चुके हैं और इस सीरीज को शास्त्रीय नृत्य की सीरीज को हम कंप्लीट कर चुके हैं और 8 नृत्य हमने आज पढ़े और 8 नृत्यों में आप और हमने देखा कि किस तरह से इनकी हिस्ट्री रही है, किस तरह का उनका ओरिजिन रहा है और किस तरह का ये जो है यानी कि नृत्य जो है कि किस तरह का इनका प्रदर्शन होता है, भारत के कौन कौन से क्षेत्रों से ये नृत्य आते हैं और इन नृत्यों की क्या खूबसूरती रही है और इन नृत्यों के जो है विशेष जो है डांसर कौन से हैं, कौन कौन से नर्तक हैं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी है और ये सब चीजें पढ़कर हमको ये लगता है कि अब हमारे पास में ऐसी जानकारियां हैं जिसके माध्यम से हम जो है शास्त्रीय नृत्य पर आने वाले सभी सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और आज इस शास्त्रीय नृत्य की इस सीरीज को मैं यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको बड़ी अच्छी लगी है, बड़ा जो है आपको मजा आया होगा और बड़ा जो है आपको जो है यानी कि इन नृत्यों के बारे में जानकर जो है यानी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा नृत्यों
के नृत्यों को लेकर, उनके उद्गम को लेकर, उनके विकास को लेकर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन नृत्य सीरीज को जो है यानी कि देखते रहिए और अपने कॉपी में इनके जो है यानी कि पॉइंट वाइज पॉइंट आप इसके जो है यानी कि नोट्स बनाते रहिए। ये आपके एग्जाम में बड़े बेनिफिशियल रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा कर रहे हैं। और तब तक आप जो है मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। टाटा, बाय बाय एंड सी या इन द नेक्स्ट हम कहेंगे सीरीज विच वुड बी वेरी ब्यूटीफुल, बिलीव मी। थैंक यू सो मच।